मित्रों, आज हम लोग इनलाइटनमेंट और इतिहास के रिश्तों पर बातचीत करेंगे। अपने पिछले एपिसोड में हमने नवजागरण या पुनर्जागरण कालीन इतिहास लेखन पर एक बातचीत रखने की कोशिश की थी। यह इनलाइटनमेंट नवजागरण के बाद की स्थिति है, जिसमें कि 18वीं शताब्दी को लोग मानते हैं कि यह एक युक्ति का युग था। और युक्ति का युग मतलब दुनिया में जो कुछ भी अज्ञात है, हम अपनी युक्ति से उस अज्ञात के बंधन को तोड़कर ज्ञात की तरफ बढ़ सकते हैं और मनुष्य को एक निश्चित उन्नति की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं और उसके लिए युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, जिसे एज ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं, कि मतलब तर्क। तर्क से हम किसी भी चीज को कार्य कारण संबंध को समझ सकते हैं और जो कुछ भी विषय हमारे आसपास के हैं, जो देश और दुनिया को समझने के लिए आवश्यक है, उसके लिए तर्क एक जरूरी उपकरण हो सकता है। यदि कोई भी चीज तर्क से बाहर है तो वह चीज ज्ञान के दायरे से बाहर है। ज्ञान का मतलब तर्क, तर्क केंद्रित जो भी व्यवस्था है, हम दुनिया में घट रही तमाम चीजों को तर्क से ही समझ सकते हैं। आस्था, विश्वास, ईश्वर की योजना, धर्मशास्त्र, इस तरह के सारे शब्द अब हमारे विमर्श या 18वीं शताब्दी के खास उस दौर के विमर्श से बाहर हो गए थे और इस समूचे परिदृश्य को हम लोग इनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं। आप इसको यूं कहें कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता। इनलाइटनमेंट को यदि आप किसी भाषा में कहें तो यह एक अंधेरे पर प्रकाश की विजय विजय प्राप्त करने का जो एक माहौल बना, जो एक परिदृश्य उभर कर सामने आया, उसे हम लोग आमतौर पर इनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं। इनलाइटनमेंट को यदि सूत्रों में समझें तो इसको इस रूप में कह सकते हैं कि इसने आस्था को अपदस्थ किया तर्क से और ईश्वर को अपदस्थ किया मनुष्य से। जीवन के केंद्र में मनुष्य और सोच के केंद्र में तर्क। और कुछ भी अब अज्ञात नहीं रहेगा, यह एक भरोसा। और सृष्टि के सारे नियम को हम लोग कार्य कारण संबंधों से समझ सकते हैं, इसका एक दावा। यह सब कुछ मिल करके एक जो वातावरण की सृष्टि करते हैं, इसे हम इनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय का युग कह सकते हैं। इसमें धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब इसके जो बड़े हीरावल दस्ते के लोग थे, जिन्होंने इनलाइटनमेंट को समाज के लिए जरूरी माना और माना कि यही सबसे प्रमुख चीज है। इसमें वाल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, डिडरो थे, रूसो थे। इन तमाम लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि अब धर्म जो है, यह कुछ खास लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, जो सिर्फ शोषण करने के लिए बनी थी। इसका कोई भी सकारात्मक योगदान समाज में नहीं हो सकता। जैसे वाल्टेयर तो अपने आप को ईसाइयत के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा बना था। कहता था कि किसी भी रूप में पादरी धर्म, इस तरह की चीजों को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस पूरे आंदोलन ने कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, जो नवजागरण काल की देन थे, कि कैथोलिक धर्म से प्रोटेस्टेंट में, या प्रोटेस्टेंट बाद में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक में कुछ सुधार, इन सब चीजों से बाहर आकर के एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण तैयार करने की दिशा में बढ़े। तो इसमें जिसमें धर्म की कोई भूमिका ही नहीं हो। अब ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जैसा कोई विवाद नहीं, धर्म ही नहीं तो फिर क्या कैथोलिक और क्या प्रोटेस्टेंट। और धर्म को एक मध्ययुगीन अवधारणा मानकर लगभग गाली की तरह जो धार्मिक है या जो अंधविश्वासी है, वह ज्ञानोदय काल में
एक किसी भी अर्थ में वह सकारात्मक शब्द नहीं रह गए थे। तो इस पूरे परिदृश्य को, जो कि धर्म रहित परिदृश्य था और मनुष्य पर अतिरिक्त जोर था, युक्ति का जोर था, रीजन का जोर था, इन सब परिदृश्य को हम लोग एनलाइटनमेंट का युग कहते हैं। और इसमें एक नया वर्ग उभर करके सामने आ रहा था, इसको हम फिलोसफर्स कहते हैं, जो समाज को यह आशा की किरण दे रहे थे, जो समाज को एक उन्नति, समाज निरंतर एक उन्नति करने की अवस्था है और मनुष्य का दायित्व है कि चूंकि वह अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह एक निश्चित विकास क्रम की ओर जाएगा, वह फिर से अज्ञात के आवरण में नहीं फंसेगा। तो जब इनलाइटेंड होगा, जब प्रकाश की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ सकारात्मकता होगी, वहाँ उन्नति होगी। यह सिद्धांत एक तरीके से पहली बार मनुष्यता के सामने एक निश्चित दृष्टिकोण के तौर पर ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत कि मनुष्य का जो समाज है यह उन्नति की तरफ बढ़ेगा, एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा, यह भरोसा दिलाने वाला जो परिदृश्य था, यह इनलाइटनमेंट था। यदि इतिहास से इनलाइटनमेंट के रिश्ते की बात करें, तो अब तक का जो इतिहास था वह अतीत को इस रूप में नहीं देखता था। अतीत से सबक सीखने की बात थी या अतीत का एक लेखा जोखा रखने की बात थी, लेकिन वर्तमान का अतीत से रिश्ता क्या है, या फिर उसका कोई रिश्ता भविष्य से भी बनता है क्या? मतलब वर्तमान अतीत का एक यूं ही उत्तराधिकारी है, मतलब उसको मिला हुआ है, उसका उस भविष्य से कोई लेना देना है। मतलब इतिहास और भविष्य के बीच की योजक इकाई वर्तमान नहीं है। वह वर्तमान, जो भी वर्तमान है, उसका सिर्फ इतिहास से रिश्ता यह है कि उसको उत्तराधिकार में कोई चीजें मिली हुई हैं, कि वही इतिहास है, वह क्या कर सकता है, इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन यह पहली बार हुआ ज्ञानोदय काल में, इनलाइटनमेंट इरा में, कि इतिहास एक सिर्फ उत्तराधिकार, एक अतीत का नगण्य उत्तराधिकार, या जिसमें कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते उत्तराधिकार, ऐसा कोई विषय नहीं रह करके एक भविष्य की योजना बनाने का एक टूल वर्तमान जो है, वह इतिहास को उस रूप में देखेगा कि जिससे वह भविष्य का एक निर्माण कर सकेगा। और इस तरीके से अतीत, वर्तमान और भविष्य, यह एक सूत्र में बंधेंगे। यहाँ कोई अलगाव नहीं होगा कि इतिहास को हम वर्तमान में सिर्फ एक अतीत की तरह देखें जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, और भविष्य से तो कोई से मतलब ही नहीं बनता। तो यह जो एक इतिहास को देखने की दृष्टि थी, उसकी जगह इतिहास की एक निरंतरता भविष्य के साथ जुड़ करके यह एक नया परिदृश्य बनाती है इनलाइटेंड एरा में। और पहली बार इतिहास में भी उन्नति का सिद्धांत लागू होता है कि हम इतिहास को उस नजरिए से देखें कि जिसमें कि हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के तत्व ढूंढ सकें इतिहास से, जिसमें कि मनुष्य का समाज अब तक जहां पहुंचा है, इससे आगे के स्टेज पर उन्नति कर सके, ऐसे स्टेज पर पहुंच सकता है। अब जैसे एक इतिहासकार कोंडोर्स का उदाहरण लें हम। कोंडोर्स, यह फ्रांस के इतिहासकार हैं और इनकी किताब हिस्टोरिकल स्केच ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड, यह किताब दरअसल यह इंगित करती है कि दुनिया भर की संस्कृतियों के बीच, दुनिया भर के समाज के बीच यह ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, दुनिया भर के ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करते हैं, और वह सब अपने अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाने में किस तरह सहायक हो सकते हैं।
ज्ञानोदय काल ने पहली बार यूरोप के बाहर के संस्कृतियों और समाज को भी उसी अर्थ में ग्रहण किया कि यह सब मनुष्य के समाज है, मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्कृतियां हैं और सब में एक उन्नति की अवधारणा छिपी हुई है, सब प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कोंडोर्स के की इस पुस्तक ने लगभग ये सिद्धांत को एक बिल्कुल एक नए आवरण में प्रस्तुत किया कि हम उन्नति समाज को उन्नति की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। कोंडोर्स हम लोग जानते हैं कि यह फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित थे और लुई 16वां के खिलाफ जब मुकदमा चल रहा था तो कोंडोर्स ने, हालांकि ये कुलीन तबके के थे लेकिन इनकी पूरी जो निष्ठा थी वह क्रांतिकारियों के साथ थी, लेकिन यह लुई 16वें को फांसी देने के पक्ष में नहीं थे बल्कि उसे माफ कर देने के पक्ष में थे। तो उनकी यह बात क्रांतिकारियों को पसंद नहीं आई थी और लोग कोंडोर्स को फांसी देने के लिए आमदा थे। और अंततः इस किताब को लिखने के लिए, इस किताब का जिक्र मैंने किया, उन्होंने अपने आप को खुद को बचाए रखा और अंततः जब ये किताब पूरी हुई तो फांसी से बचने के लिए उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो लेकिन यह किताब जो हिस्टोरिकल स्केच ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड, इस किताब ने ज्ञानोदय काल और इतिहास के नए संबंधों को एक तरीके से व्याख्यायित किया। इतिहास का काम केवल अतीत का पुनर्लेखन या अतीत को जानना भर नहीं है, बल्कि अतीत का जानना भविष्य के निर्माण के लिए। जैसे कोंडोर्स एक भविष्य की गुलाबी छवि देखते हैं, वह एक आशावादिता में समाज को देखते हैं जिसमें कि गुलामों का शोषण नहीं होगा, स्त्रियों को आजादी मिलेगी, एक विज्ञान के द्वारा हम उन तकलीफों से मनुष्य को आजाद कर सकेंगे जो मध्यकाल के दौरान वह झेलता रहा है। तो एक ऐसा आशावाद का वातावरण तैयार करने में इस एनलाइटनमेंट ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह यूटोपिया को, कि मनुष्य को किस तरह के समाज की आवश्यकता है और यह समाज होकर रहे, क्योंकि इनका दावा था कि इसके पहले वह युक्ति नहीं थी कि हम सिर्फ आशा कर सकते थे कि मनुष्यता अच्छी रहेगी, लेकिन जब हमारे पास विज्ञान है, जब हमारे पास तर्क है, जब हमारे पास अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने का रास्ता है, तब हम अंधेरे में क्यों रहेंगे। तो हम जाहिर सी बात है कि इस ज्ञान के प्रकाश का उपयोग मनुष्य के समाज को और बेहतर बनाने में निश्चित ही किया जाएगा। यह किया जा सकेगा जैसा नहीं, यह किया ही जाएगा, क्योंकि जो मनुष्यता के हाथ में वह ज्ञान आ गया है कि मनुष्य की बेहतरी कैसे हो सकती है और इतिहास से वह ज्ञान प्राप्त हो गया है। और लगातार इतिहास मनुष्य की बेहतरी के एक स्टेज से मनुष्य अभी तक कैसे आगे यहाँ तक बढ़ा और फिर आगे बढ़ेगा किस तरीके से। जब यह एक रास्ता मिल गया है तो वह एक ऐसे समाज की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेगा जो उसको एक पिछली जगह, पिछली बार जहां वो खड़ा दिख रहा था जिस स्टेज पर, उससे आगे बढ़ करके वह समाज में दिखेगा और पुराने कष्टों से, पुराने दुखों से, पुराने रीति रिवाजों से और गुलामी से, अंधकार से, अंधविश्वास से, जहालत से मुक्त हो सकेगा। यह एक स्वप्न देखने का काम इतिहास का हो सकता है, या इतिहास के अनुभवों से सीख लेकर के या इतिहास से सीखते हुए हम भविष्य का एक स्वप्न देख सकते हैं। यह पहली बार हमको ज्ञानोदय काल की मुख्य अवधारणा में दिखाई देती है। और हम लोग यदि इसके अन्य दूसरे इतिहासकारों पर अगले एपिसोड में बात करेंगे, जैसे मोंटेस्क्यू पर और वॉल्टेयर पर बातचीत करेंगे अलग से, उन्होंने कैसे इस अवधारणा को और मुखर अभिव्यक्ति दी, उन्नति के विचार को और आगे ले गए, जिस उन्नति के विचार के कारण कई जगहों पर सकारात्मक बदलाव समाज में देखने को मिलते हैं और मनुष्यता एक नए स्टेज पर खड़ी दिखाई देती है। तो ज्ञानोदय का यह असर इतिहास पर एक नए सिद्धांत के तौर पर, जो उन्नति का सिद्धांत है मनुष्यता में, और
वर्तमान एक योजक इकाई हो सकता है अतीत और भविष्य के बीच का, और उसकी एक निरंतरता हो सकती है, क्योंकि यह अज्ञात से ज्ञात की ओर जानने का या अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक रास्ता है। और एक बार जब यह रास्ता मिल जाता है तो मनुष्यता पीछे नहीं लौट सकती, वह और ज्यादा उन्नति की तरफ बढ़ेगी। इस भरोसे का जो वातावरण बना था उसे हम इनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं, और इतिहास का एक नया चेहरा हम उसमें देख सकते हैं।